विभाग को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण दिलाने के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक रखे जा सकते हैं। फसल बीमा प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी राशि रखने पर सहमति है। और फिर देखिए, किसान के बाद एक बड़ा तबका प्रदेश में कर्मचारियों का होता है। कर्मचारी भी काफी उम्मीद लगाए रहते हैं सरकार से। प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए और राहत डीआर बढ़ाने की घोषणा बजट में होगी। इसके तहत 5% लंबित के साथ आगामी डीए और डीआर के लिए प्रावधान किए जाएंगे। वहीं लंबे समय से रोजगार की मांग कर रहे हैं, तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने की घोषणा इस बजट में प्रस्तावित है। इसमें कृषि स्नातक और कृषक पुत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इधर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिला स्व सहायता समूह का विस्तार, इसके साथ ही कृषक उत्पादक समूह का गठन, सहकारी समितियों से युवाओं को जोड़ने सहित दूसरे कार्यक्रमों के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है। इस बजट में आर्थिक प्रबंधन पर भी खास जोर दिया गया है। बता दें आपको, कोरोना की वजह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आय के दूसरे विकल्प क्या होंगे, इसे जुटाने के प्रयास तेज होंगे। नया टैक्स लगाने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। तो किसान, कर्मचारी, महिला, रोजगार, ये ऐसे सेक्टर हैं जिस पर आज बजट में खास फोकस किया जाएगा। हालांकि कोरोना का असर भी इस बजट में नजर आ सकता है। तो कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है। पिछले साल बजट पेश नहीं हो सका था। हालांकि इस वित्तीय वर्ष के बजट में कोरोना काल का असर साफ दिखाई देगा। सोमवार को विधानसभा में जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, उसके मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले लगभग 3.37% की गिरावट अनुमानित है। सरकार का अनुमान है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश की जीडीपी 5,60,845 करोड़ रुपए रहेगी। इधर कोरोना की वजह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति डगमगाई है, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय में भी 4.71% की कमी देखी गई। साथ ही औद्योगिक विकास दर में भी 3.90% की कमी का अनुमान जताया गया है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पेश किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधेयक पेश किया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। दरअसल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय किया गया था कि इस विधेयक पर 1.5 घंटे चर्चा कराई जाए। सोमवार को इस विधेयक के साथ 7 और विधेयक पेश किए गए, जिन पर चर्चा हुई और वह विधानसभा से पारित कर दिए गए। अब धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर बुधवार को चर्चा हो सकती है। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उम्मीद जताई है कि विधेयक पर पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक सार्थक चर्चा करेंगे। हाथ को लेकर जो विधेयक आने वाला था वो आ गया है, वो प्रस्थापित हो गया है सदन में। कल या परसों जब माननीय अध्यक्ष महोदय आवश्यक समझेंगे तो उस पर चर्चा होगी। मैं मानता हूं धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर सारगर्भित और अच्छी चर्चा होगी। तो हालांकि जाहिर है कि सरकार पहले ही ये कानून तो बना चुकी है। विधेयक जरूर सोमवार को प्रस्तुत किए गए सदन में, लेकिन इस पर अभी एक सार्थक चर्चा होना बाकी है और ये चर्चा बुधवार को होना संभावित है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बजट में कोरोना का असर दिखाई दे सकता है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे, जिसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जाएगी। हिसाब किताब का वक्त, आत्मनिर्भरता का मोदी मंत्र, बटुआ साधेगा विरोध, शिवराज का मनी मंत्रा, बजट करेगा बैलेंस। किसी भी राज्य का बजट हिसाब किताब का दस्तावेज ही नहीं, बल्कि उससे बहुत ज्यादा होता है। और जहां तक एमपी का सवाल है, तो इस बार का बजट काफी अहम माना जा रहा है। एक तो कोरोना काल में बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुई अर्थव्यवस्था को संभालना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने की कवायद में अस्त व्यस्त हुए सियासी समीकरणों को भी साधना है। लिहाजा इस बार के बजट पर इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटिकल इफेक्ट भी भरपूर देखने को मिलेगा।
हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस बजट के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की भरपूर कोशिश होगी। बहुत अच्छा आ रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, बहुत अच्छा आ रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। सियासत की नब्ज समझने वाले भी मानते हैं कि इस बार बजट के जरिए अर्थव्यवस्था के साथ साथ सियासत को भी साधा जाएगा। शिवराज सरकार की पहली कोशिश बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कॉन्सेप्ट को शिद्दत से लागू कर केंद्र और पीएम मोदी के सपनों को पूरा करने की कोशिश होगी, तो वहीं मौजूदा सरकार में कांग्रेस से आए विधायकों को एडजस्ट करने के चक्कर में बिगड़े क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की कोशिश की जाएगी। महाकौशल और विंध्य के हिस्से कुछ बड़े प्रोजेक्ट आ सकते हैं। वहीं SC/ST वर्ग के लिए बड़ी योजनाएं लागू करके जाति समीकरणों को भी साधा जाएगा और शायद सरकार की इस मंशा को असंतुष्टों और कांग्रेस ने पहले से ही भांप लिया है। बिंद में बरगी का पानी जाना चाहिए, बिंद में बाण सागर का पानी जाना चाहिए, बिंद में खजुराहो से सतना, सतना से रीवा, रीवा से सीधी की सड़कों को ठीक किया जाना चाहिए। बिंद में दवाई की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, खेल कूद की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें होना चाहिए। हमारी जो मांग है किसी को स्पीकर बनाना या मंत्री बनाने की नहीं है, हमारी जो मांग है बिंद के पुनर्निर्माण की है और बिंद का मुख्यमंत्री बनाने की है। हम लोग निश्चित ही अभी बजट के ऊपर बात करेंगे, पर उनका नजरिया और उनकी कथनी और करनी का अंतर हमको अभी से दिख गया है कि आदिवासी को कुछ देने वाले नहीं है, पर आदिवासी के नाम से राजनीति करने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित ही हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, निश्चित ही उनको कहेंगे कि हमारा जो आदिवासी विभाग यथावत रहे, 89 ब्लॉक हमारे यथावत रहे, हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी बना रहे, यही हम सरकार से मांग करेंगे। जाहिर है एमपी का इस बार का बजट बैलेंस का बजट होगा, जिसके जरिए अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि सियासत को भी बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। वैसे भी कोरोना काल में सरकार के लिए बजट किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए अब देखते हैं बजट में आखिर क्या खास होगा आज। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में सीधी बस हादसे पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मच्छर पर जमकर सियासत हुई। जी हां, चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस उस मच्छर को ढूंढ रही है जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर को निलंबित होना पड़ा। उस मच्छर को ढूंढकर बाकायदा उसका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। वहीं पीसी शर्मा के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को मच्छर मक्खी मारने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर मसले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि इतने गंभीर विषय पर सार्थक चर्चा करने की जगह उसे हल्का किया जा रहा है। एक मच्छर के मुख्यमंत्री को काटने पर पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर सस्पेंड हो सकता है, तो मैंने कहा कि भाई हम तो उस ढूंढ रहे हैं उस मच्छर को, उसका नागरिक अभिनंदन करेंगे कि मंत्री और विधायक ये तो सस्पेंड करा नहीं पा रहे, तुमने बड़ा दम मारा काट के और सस्पेंड करा दिया। और आप लोगों के कैमरे में कहीं मच्छर मिल जाए तो कृपा करके वो हमें दें तो उसका नागरिक अभिनंदन करें। मैंने क्या कहा कि ये सब बातें मैं मुंह पे भी लाऊंगा तो मेरे लिए हल्का रहेगी, ये आपकी गरिमा को गिराती है, मजाक नहीं है। विधानसभा सबका, हमारा चुनावा एक मंदिर है लोकतंत्र का, और ऐसे में माननीय पीसी शर्मा जी जैसे गंभीर व्यक्ति को इस टाइप की बात कहना, मच्छर से घटना घटती है, तो ये इस प्रकार के फिल्मी डायलॉग से राजनीति नहीं करते हैं। वो एक तरह से जिन हादसों में जिनके घर पे गमी हुई है उनके साथ कौन सा खिलवाड़ करना चाहते हैं, मजाक होगा अगर ऐसी बात कहेंगे तो। हालांकि विधानसभा में सीधी बस हादसे को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और सरकार के जवाब से विपक्ष नाराज नजर आया। दरअसल चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने बस हादसे का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि 50 सीटर से कम क्षमता वाली बसों को लंबी दूरी का परमिट न दिया जाए। गोविंद सिंह परिवहन विभाग के अमले की संख्या बढ़ाने की मांग भी कर चुके हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि हादसे के मामले में सीएम ने मजिस्ट्रियल के बजाय न्यायिक जांच का ऐलान किया था। इस पर सीएम शिवराज ने कहा कि उन्होंने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। तो वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पर राजनीति का आरोप लगाया। बस हादसे के बाद मौके पर कौन पहुंचा, इसे लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। घटना की मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे और जांच के उपरांत जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस का ड्राइवर अभी जेल में है और उस पर
गैर आतन अपराध और हत्या का प्रयास जैसी धारा 30A के भी धारा उस पर लगाई गई है। बस के मालिक पर भी कार्रवाई की गई है। तो कहीं से भी सरकार ने इस घटना पर अपनी तरफ से कमी नहीं रखी। सरकार का जवाब गैर जिम्मेदाराना था, जिसकी वजह से कांग्रेस विधायक दल ने ये तय किया कि सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया है। जो भी हमारी मांगें थी इस बस दुर्घटना में, जो भी डिमांड थी, एक भी विषय पे सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया और अधिकारी कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया गया। जब तो बजट फिलहाल पेश नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इसे प्रगतिशील और कल्याण वाला बता रहे हैं। दरअसल गुना पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शिवराज सरकार का बजट विकासशील होगा, प्रगतिशील बजट होगा और लोगों के कल्याण का बजट होगा। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में प्रचार के सवाल पर कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। होगा विश्वास है कि शिवराज सिंह जी का बजट विकासशील बजट होगा, प्रगतिशील बजट होगा, लोगों के कल्याण का होगा, अंत्योदय के लक्ष्य की पूर्ति करते हुए होगा। आप बंगाल चुनाव है, आप क्या अब प्रचार के लिए? जहां भी भारतीय जनता पार्टी मुझे भेजेगी मैं जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इधर छिंदवाड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने की कोशिश की। वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय छिंदवाड़ा में साइन बोर्ड का बड़ा घोटाला हुआ। साइन बोर्ड के लिए 12 करोड़ के टेंडर हुए और 9 करोड़ का पेमेंट भी कर दिया गया। 500 करोड़ का डीएमएफ घोटाला हुआ। वीडी शर्मा ने कहा कि इन सभी घोटालों की जांच होनी चाहिए और जांच होगी भी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब जांच होगी तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। छिंदवाड़ा के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी, साइन बोर्ड का इतना बड़ा घोटाला कि साइन बोर्ड जो लिखे हैं फलाना ये चिन्ह लगा है, फलाना ये लगा है, 12 करोड़ का टेंडर होता है, 9 करोड़ का पेमेंट हो जाता है। मैं सरकार से कहूंगा इस प्रकार के घोटालों की जांच होनी चाहिए। कौन इसके पीछे है, किनको ये दिया गया, इसके पीछे क्या घोटाले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और एक और मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं, डीएमएफ फंड के अंदर जो घोटाला हुआ है उस घोटाले की भी जांच प्रशासन भी करे, शासन भी करे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे कि इस प्रकार के लोगों को भी इस घोटाले की जांच करने की आवश्यकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और राजनीतिक खबरों की। मध्य प्रदेश में जमीन खोती जा रही कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। 1 साल प्रदेश में सरकार की कमान संभाल चुके प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ मंथन करने के साथ ही हर मोर्चे पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। पहले उन्होंने निकाय चुनाव में दावेदारी के लिए भी टियर टेस्ट की रणनीति बनाई थी। 3 टियर टेस्ट ये एक प्लानिंग थी। इधर उन्होंने अब पार्टी के महिला संगठन को मजबूत करने की एक नई पहल की है, एक नई दिशा की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया है। तो आइए जानते हैं क्या है कांग्रेस का ये नया प्लान। पूरे देश के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस के क्या हालात हैं, ये किसी से नहीं छुपा। बीते दिनों महिला कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने महिला संगठन के कमजोर होने को एक बड़ा कारण मानते हुए सभी विधानसभा में महिला कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साइलेंट वोटर्स का रुझान कांग्रेस के पक्ष में कराने के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हम 50 बूथ चुने, 60 बूथ चुने कि ये बूथ की जिम्मेदारी महिला कांग्रेस की थी। हम महिलाओं को जोड़ेंगे, बड़े गांव में महिला कांग्रेस का, और हम 50-60 गांव चुन लें। 250 गांव चुनने की जरूरत नहीं है, तभी वहां से फैलेगा। अगर 50 गांव में हमारा सक्रिय महिला कांग्रेस है, सक्रिय संगठन है, ये अपने आप इसका फैलाव होता है। ये आज बहुत बड़ी चुनौती है। और आज जो जनता तरसते हर वर्ग परेशान है। और इसलिए पूर्व सीएम कमलनाथ के निर्देश के बाद महिलाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महिला कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर महिलाओं को महंगाई, महिला अपराध, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों से अवगत कराएंगी।
कांग्रेस पार्टी नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमेशा काम करती रही है। महिला कांग्रेस को सशक्त करने के लिए पार्टी ने हमेशा अभियान चलाए हैं। इसलिए इस बार नगरीय निकाय चुनाव के टिकट वितरण की तमाम समितियों में महिला कांग्रेस और महिला प्रतिनिधियों को जगह दी गई है। साथ ही कमलनाथ जी ने महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम पदाधिकारियों से अपील की है कि महिला कांग्रेस इतनी सशक्त हो कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50-60 पोलिंग बूथ का चयन करे, जिनकी जिम्मेदारी पूरी तरह महिला कांग्रेस के हाथों में हो और महिला कांग्रेस ही उन जगहों पर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने की दिशा में काम करे। आने वाले दिनों में महिला कांग्रेस और महिला प्रतिनिधियों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा नारी सशक्तिकरण की पक्षधर रही है। वहीं बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि कांग्रेस कितना भी दम भर ले, महिलाओं को कांग्रेस से कोई उम्मीद और सरोकार नहीं है। कांग्रेस के नेताओं से महिला कुछ अपेक्षा कर सकती है? और वैसे भी कमलनाथ ने क्या कहा कि महिलाओं का उपयोग करेंगे। क्या महिला उपयोग करने वाली वस्तु है? शर्म आनी चाहिए कमलनाथ जी। कमलनाथ जैसे नेता केवल और केवल राजनीतिक भाषा बोलते हैं, उन्हें महिला के सम्मान से कोई भी लेना देना नहीं। इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए आगामी 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस ने बड़ा महिला अधिवेशन करने का भी ऐलान किया है। निकाय और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस साइलेंट वोटर्स को साध कर प्रदेश की सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रही है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस का ये प्लान कितना कामयाब होता है। वासु चौरे, बंसल न्यूज। चलिए अब बात करते हैं निकाय चुनाव की। तो प्रदेश में भले ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों में लगी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी ने निकाय चुनाव प्रभारियों के नाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने निकाय चुनाव प्रभारियों के नामों की घोषणा कर दी है। वी डी शर्मा ने जिला और नगर निगम चुनाव प्रभारियों के नामों की एक लिस्ट जारी की और लिस्ट के मुताबिक कृष्ण मोहन सोनी भोपाल नगर निगम के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इधर शंकर लालवानी इंदौर नगर निगम के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं अनूप सिंह भदौरिया मुरैना नगर निगम के प्रभारी बनाए गए हैं। इधर ग्वालियर नगर निगम के प्रभारी के नई जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह जादौन को दी गई है, तो दूसरी तरफ उज्जैन नगर निगम के प्रभारी की जिम्मेदारी अमित श्रीवास्तव को दी गई है। इधर दिनेश पालीवाल को खंडवा नगर निगम का प्रभारी बनाया गया है, तो हरिशंकर गर्ग को कटनी नगर निगम के प्रभारी के तौर पर नई जिम्मेदारी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उज्जैन की, जहां एक बीजेपी नेता ने सरकारी रेस्ट हाउस में बारात लगा दी। 2 दिन तक रेस्ट हाउस में शादी का माहौल रहा। शाम को बाना निकला और रात तक बारातियों का जमावड़ा लगा रहा। पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में शादी देखकर हर कोई हैरान था। हालांकि किसी ने वीडियो बनाकर कलेक्टर से इस मामले की शिकायत कर दी, जिसके बाद अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और युवा हैरान हैं। हालांकि उज्जैन कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और समझते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं कलेक्टर। किसी भी तरीके से न तो संभव है ना ये होना चाहिए, और अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है, किसी के कहने पर हुई है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। मुझे सूचना मिली थी कि वहाँ पर 1-2 बसेस खड़ी हुई हैं, उनको हटवाने के लिए मैंने टीम को भेजा था। इस पर एक हम लोग प्रतिवेदन लेंगे। अगर ऐसी किसी की तरफ से गलती हुई है और किसी ने इस प्रकार की चीज़ करी है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इस तरह से बारात वहाँ रुकवाना तो पूर्णतः गलत है, और जानकारी मिली है कि जिलाधीश महोदय ने इस संबंध में जांच भी बैठाई है और प्रतिवेदन लेने की बात भी कही है। और यदि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं तो कांग्रेस मांग करती है कि इस तरह की व्यवस्था रोकी जाए और इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति न हो, इस पर कड़ी से कड़ी कदम उठाए जाए, ये कांग्रेस की मांग रहेगी प्रशासन से। गुना का बूढ़े बालाजी हनुमान टेकरी मार्ग अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व विधायक स्वर्गीय सागर सिंह सिसोदिया मार्ग के नाम से जाना जाएगा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सड़क के नए नामकरण की पट्टिका का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुना में जहां भी महापुरुषों के नाम के मार्ग है, वहां उनकी प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। और राज्यसभा सांसद का कहना है कि ऐसा करने से लोग उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा ले सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस की सरकार के अहंकार को तोड़ने के लिए सागर सिंह जी ने राजमाता का साथ दिया था, आज उसी राह पर उन दोनों के पोते भी चल रहे हैं।
वहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य का दिन है कि वो अपने पूर्वजों की कीर्ति का काम कर रहे हैं। दादाजी के वंश में जन्म होना उनके लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दादाजी ने ग्वालियर चंबल में क्रांति का बिगुल बजवाया था और क्रांतिकारियों को संरक्षण देने का काम ग्वालियर महाराजा ने किया था। जब मेरी दादी ने डीपी मिश्रा की अहंकार को समाप्त करने के लिए कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका था, तब निर्दलीय होते हुए भी सागर सिंह जी ने राजमाता सिंधिया का साथ देकर उस संवित सरकार को स्थापित किया। और मुझे गर्व है कि दोनों के पौत्र आज दोनों जहां हो, उनका आशीर्वाद हम दोनों पर जरूर है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और ये मैं आज बोलना चाहता हूं क्योंकि मेरे दादाजी ने समय हमेशा इस बात को रखा है कि अगर ग्वालियर चंबल संभाग में क्रांति का कोई बिगुल बजा है और क्रांतिकारियों को किसी ने संरक्षण दिया तो महाराज ग्वालियर ने संरक्षण दिया था। आज मैं उन लोगों पे उंगली उठाना चाहता हूं जो ग्वालियर परिवार के बारे में अनसठ बातें करते हैं। अरे क्रांतिकारियों से पूछो, अगर महाराज ग्वालियर की इच्छा नहीं होती तो एक भी क्रांतिकारी ग्वालियर स्टेट में कदम नहीं रख सकता था। ये तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद था महाराज कि फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने अपने को भी बचाकर और क्रांति की मुहिम को भी आगे बढ़ाया। ये सिंधिया परिवार का एहसान हमारे क्षेत्र की जनता पे सदैव बना रहेगा। इधर इंदौर में एक रिजॉर्ट में गरीब और बेसहारा बुजुर्गों ने रैंप पर जमकर जलवा बिखेरा। निराश्रित सेवाश्रम नाम की संस्था ने इस फैशन शो का आयोजन किया था, जिसमें बेसहारा और अपनों से पीड़ित बुजुर्गों को मौका दिया गया था। पहली बार रैंप पर वॉक करने की खुशी बुजुर्गों के चेहरे पर अलग ही देखने को मिल रही थी। सेवा आश्रम के संचालक का कहना है कि बुजुर्गों की तैयारी में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। सभी बुजुर्गों ने अपनी पसंद के कपड़े पहने और खुशी खुशी रैंप पर कैटवॉक किया।